ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत सामयिक पर चर्चा करेंगे और वो सबके दिलचस्पी की है, जिसमें सब व्यक्ति से संबंध उसका, और वो विषय है सर्दी में देखभाल। जैसे बोलचाल में हम सर्दी बोलते हैं, लेकिन जो ऋतुएं हमारी वो 6 ऋतु मानी जाती हैं। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर, फिर बसंत और फिर अंत में ग्रीष्म। इसमें जो शिशिर जो बोलते हैं उसी में शरद ऋतु भी समाहित है, यानी ठंडा मौसम। जो बोलचाल की भाषा में आम आदमी उस समझता है ठंडा आ गया, शीत आ गया, सर्दी शुरू हो गई। तो आज हम परिचर्चा करें उसी सर्दी की ऋतु, क्योंकि शरद ऋतु शुरू हो गई है, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। वैसे ये खाने पीने के हिसाब से बड़ा अच्छा मौसम होता है, लोग बहुत खाते हैं। बोलते हैं कि सर्दी में आप जितना खाइए पच जाएगा। गरम गरम पकोड़े कचौड़ी से लेकर के कोई चीज़ गरम खाते हैं। लेकिन ये जो सर्दी के मौसम है ये घातक भी है। सारी बीमारियां यहीं शुरू होती हैं कि उस व्यक्ति आदमी स्वच्छंद हो जाता है, सर्दी का एंजॉय करना शुरू करता है। तो उस इंजॉयमेंट में वो कई चीज़ें लांग देता है, कई चीज़ों को परवाह नहीं करता। वो समझता है ये अच्छी ऋतु है, खाओ पियो मौज करो, यही ऋतु है इसमें। तो तकलीफ में पड़ जाता है। हार्ट अटैक भी बोलते हैं, हार्ट अटैक भी सबसे ज़्यादा सर्दी ऋतु में आते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए इसके सर्दी की ऋतु में, सर्दी के मौसम में कैसे रहना चाहिए, कैसे सर्दी से देखभाल करनी चाहिए, बूढ़ों को, बच्चों को, यंग लोगों को, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जो सबके सर्वजन हिता है। और उसके लिए हमने अपने स्टूडियो में 4 व्यक्तियों को बुलाया है, 4 एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय कराऊं। एकदम दाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर महावीर दारुका, ताजा टीवी में कई बार आ चुके हैं। वैसे ही ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। उनके पास ही बैठे हैं डॉक्टर वैद्य राधेश्याम श्रीवास्तव जी, आयुर्वेदाचार्य। उसके बाद है डॉक्टर अशोक बसोतिया, जो एरोमा थेरापिस्ट हैं। और सबसे बैठी हैं डॉक्टर तापसी बसु, होम्योपैथी विशेषज्ञ, होम्योपैथी चिकित्सा के विशेषज्ञ। इस प्रकार 4 जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, चारों अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट हैं। आइए हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर महावीर दारुका जी से। डॉक्टर दारुका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे ताजा टीवी में कई बार आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप हमारे निवेदन को स्वीकार करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मैंने जैसे कहा, जो सर्दी का मौसम आदमी इंतज़ार करता है कब सर्दी पड़ेगी, कब खेल का मौसम होता है, एंजॉय करने का मौसम होता है, कुहासा भी होता है जो आज दिखाई, ये भी अच्छा एंजॉय करते हैं लोग उसको। सर्दी में घूमने फिरने भी जाते हैं, पहाड़ों पर भी जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कड़क सर्दी पड़ती है। यानी सर्दी को लोग सोचते हैं ये एंजॉय, मनोरंजन का, मौज मस्ती का मौसम है। लेकिन सर्दी में ही बड़ी जरूरत होती है शरीर को ढकने की, शरीर को हिफाजत रखने की, चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की। इसलिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे, खासकर जो बच्चे हैं, बच्चे तो सर्दी में माने उनका बस चले तो कपड़े भी नहीं पहने, लेकिन ठंड तो लगती है। तो सर्दी में बच्चों को तो बहुत विशेष रूप से उसकी देखभाल करने की जरूरत होती है। वैसे भी सर्दी में क्या समस्याएं खड़ी होती हैं, कैसे कौशल करना चाहिए, कैसे सर्दी में देखभाल करनी चाहिए शरीर की, हम आपसे जानना चाहेंगे। बच्चों की, वृद्ध, 2 खासकर बड़े एक्सेसिबल होते हैं सर्दी में, उनके बारे में डॉक्टर दारुका। नमस्कार। शीतकाल या विंटर जिसको कहते हैं, उसके लिए कलकत्ता वासी पलक पावड़े बिछा के रखते हैं। और इसके लिए हम लोग 10 महीना इंतज़ार करते रहते हैं, दिसंबर और जनवरी के लिए। और इस समय में हम लोग अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिससे कि अपने जो स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य ठीक सकें उसके लिए। और इसके लिए कुछ दिक्कतें भी आती हैं, और उसके लिए
अपने लोगों को शीतकाल के लिए अपने लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। शीतकाल के लिए एक तो गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, जिसमें कि जो अपने अपने आप को ढक करके रखें अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें ठंड बैठने का डर रहता है और इसमें अपने निमोनिया होने का भी डर रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने लोग प्रिकॉशन लेकर रखें। एक तो गर्म कपड़े पहन के रखें अच्छी तरह से। दूसरी चीज़ कि शीतकाल के लिए आजकल इंजेक्शन निकल गया है, निमोनिया का इंजेक्शन निकल गया है, निमोकोकल वैक्सीन बोलते हैं जिसको, प्रेवनार 13 बोल के फाइज़र कंपनी की है, और भी कई कंपनियां निकाली हैं, जिसको कि लेने से निमोनिया होने का डर रहता नहीं है। ये छोटे बच्चों को ज़्यादा होती है और बड़े उम्र के लोगों को भी ये ज़्यादा होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 1.5 महीने के बच्चों को, 2.5 महीने के बच्चों को, 3.5 महीने के बच्चों को और 1.25 साल के उम्र के बच्चों को ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा जब बच्चा ये जब बड़ा हो जाता है आदमी और वृद्ध हो जाता है, तब भी उसको इसका इंजेक्शन दिया जाता है। तो प्रेवनार 13 जो है वो लेना चाहिए, जिससे कि मेनिंजाइटिस और निमोनिया का बचाव हो सके। इसके लिए गर्म पेय वगैरह लेने के लिए अच्छा रहता है, जैसे कि गर्म पानी है वो पिया जाए, थोड़ा सा गर्म करके पिया जाए पानी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। गर्म दूध या गर्म चाय, कॉफ़ी वगैरह भी ले सकते हैं और गर्म चॉकलेट वगैरह भी ले सकते हैं। तो इससे भी अपने ये अपने शरीर को फ़ायदा रहता है। स्किन भी अपने इस समय में थोड़ी सी ड्राई रहने की रहती है और उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि नारियल का तेल सवेरे उठते ही नहाने के बाद में लगाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि शरीर चिकना बना रहता है और सर्दी वगैरह का इफ़ेक्ट चमड़ी के ऊपर में नहीं आता है। इसके अलावा होंठ फटने का भी डर रहता है, तो उस समय में ग्लिसरीन लगाने के लिए भी अच्छा रहता है, जिससे कि होंठ फटने का नहीं रहता है। वैसलीन भी लगाया जा सकता है। और आग जला कर रखते हैं लोग कमरों में अपने जो, और शरीर को गर्म रखने के लिए, वो बहुत ज़्यादा गलत है। रात को आग जला के रखना कमरे में बिल्कुल गलत है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप यदि गर्म रखना चाहते हैं कमरे को तो हीटर जला के रखें। इलेक्ट्रिक हीटर है वो सबसे बढ़िया रहता है और उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि अपने वो जो हीटर है वो उसके लिए प्रिकॉशन लें अपने लोग। और प्रिकॉशन में ये है कि बच्चों को खासकर अपने लोगों को रखना चाहिए। लोग इस समय में ठंडी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। ठंडी जगह पर जैसे कश्मीर वगैरह जहाँ पर कि बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ के लिए भी लोग एंजॉय करते हैं। वहाँ पर लोकल लोग कांगड़ी बोल करके एक चीज़ होती है जो कि कपड़े के अंदर रहती है और उसके लिए भी अपने ड्रॉबैक्स वगैरह हैं जिसको कि वो लोग यूज़ करते हैं। बर्फ़ गिरने से मज़ा तो ज़रूर आता है, परंतु उसके अपने प्रिकॉशंस वगैरह लेने के लिए है। बीमारियां वगैरह जैसा कि खान पान का ध्यान दें, इसके लिए स्ट्रीट फूड वगैरह है वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्ट्रीट फूड में धूल मट्टी वगैरह गाड़ियों की जो रहती है वो गिरती रहती है और उसके लिए ये जो हमारे पेट में जा कर के ये धूल मट्टी वगैरह के साथ में बैक्टीरियाज वगैरह भी चले जाते हैं और उसके लिए हमारे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोल करके एक बीमारी होती है जो कि इस अपने लोगों को फ़ायदा नुकसान करती है ये चीज़ के लिए। खान पान पर ध्यान दें, खासकर गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं इस समय में और उस समय में अच्छा रहता है। और
इसके अलावा अपने लोगों को अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने शरीर को गर्म रखें और अपने आप को गर्म कपड़े से ढक के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नमस्कार। डॉक्टर दारुका ने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि सर्दी में क्या करना चाहिए, सर्दी में कैसे आप क्या चीज़ करें, क्या खाएं, क्या पिएं, कपड़े कैसे होने चाहिए जिससे कि आप सर्दी का मुकाबला कर सकें। तो उन्होंने कहा कि गर्म कपड़े रखने चाहिए ताकि ठंड नहीं लगे, और क्योंकि इसमें ठंड में निमोनिया होने का बड़ा डर लगता है। निमोनिया बहुत ऐसी बीमारी है जो तकलीफ देती है, तो निमोनिया के डर से बचने के लिए आपको गर्म कपड़े रखने चाहिए। और आजकल इंजेक्शन आने लगे हैं, इंजेक्शन लेना चाहिए निमोनिया के, देखिए ठीक हो जाए। वैक्सीन है, इंजेक्शन है, वो ले लीजिए, उसका तो आपको ठीक रहता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि तुस गर्म थोड़ा, चाहे पानी गर्म हो, चाहे दूध गर्म हो, चाय गर्म हो, चॉकलेट भी गर्म, इस तरह की गर्म चीज़ों से सेवन करना चाहिए जिससे कि आपका शरीर जो है वो सर्दी का मुकाबला कर सके। साथ ही नारियल का तेल नहाने के पहले लगाना चाहिए जिससे शरीर की त्वचा आपकी वो रहे, त्वचा चिकनी रहे और शरीर का त्वचा ठीक रहे। इसलिए गर्म तेल को लेकर के मालिश करनी चाहिए, या आप किसी मालिश वाले से मालिश करवा लें, चाहे आप खुद मालिश कर लें, लेकिन गर्म तेल की ज़रूरत है उसमें। उसके उन्होंने बताया कि होंठ फटने का डर रहता है सुबह होंठ, हालांकि कलकत्ते के मौसम में होंठ नहीं फटता है, फिर भी पश्चिम भारत में जो है काफ़ी ठंड पड़ती है, उसमें वो पड़ता है, तो आप ग्लिसरीन लगा सकते हैं उसमें। साथ ही उन्होंने बताया कि आग से जलने वाले का रखते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और लोग अंगीठी जला के रखते हैं, लेकिन इसको वर्जित रहना चाहिए कि अगर आग तपा के कमरे रखेंगे तो ये अच्छा नहीं है, आपके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। आग लगने का डर भी हो सकता है और उचित नहीं है कि आप चलाएं, धुआं भी आपको शरीर में जा सकता है, तो इसको आग लगाने वाली बात को न करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही उनका स्ट्रीट फूड की आदमी को खूब भूख लगती है, सर्दी में ज़्यादा भूख लगती है, तो स्ट्रीट फूड में जो मिलता है खा लेता है। इसमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, स्ट्रीट फूड जो है वो अच्छा नहीं होता है, और लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट जो होता है ये आप खा सकते हैं, मेवा जिसको बोलते हैं, खा सकते हैं। इस प्रकार डॉक्टर महावीर दारुका ने क्या चाहिए, डज एंड डोंट्स, दोनों बातें बताई उन्होंने, बच्चों के लिए भी और सीनियर लोगों के लिए भी। आइए अब हम बात करते हैं वैद्य राधेश्याम श्रीवास्तव जी से, जिनके बारे में मैंने बताया कि आयुर्वेद आचार्य हैं। हमारे देश में जो आयुर्वेद की औषधि है, हालांकि ज़्यादातर लोग एलोपैथी लेते हैं, लेकिन कहा जाता है आयुर्वेद में बीमारी को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं, बीमारी को उसके रूट से ठीक कर सकते हैं। बाकी जो बीमारी है उनमें तो आदमी जड़ से खत्म होता है, एक बार उसको रोक देता है, लेकिन नेचुरोपैथी से या आयुर्वेदाचार्य से आप बीमारी को जड़ से खत्म करने का भी आप कर सकते हैं व्यवस्था। इसलिए हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। आइए बात करते हैं राधेश्याम श्रीवास्तव जी से। नमस्कार। सर्दियों को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि इसके काल क्या हैं, इसके समय क्या हैं। हमारे देश में दो उत्सव मनाए जाते हैं। एक शरद ऋतु जब आती है तो शरदोत्सव मनाया जाता है, और एक ऋतु आती है बसंत ऋतु, उस समय बसंतोत्सव मनाया जाता है। ये दो उत्सवों के बीच का जो कार्यकाल है उसे हम सर्दी के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। अब इसमें ऋतुओं का सबसे बड़ा योगदान है। इस ऋतु में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि शरीर की अग्नि, हमारी जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वह दीप्त हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, और बाहर की जो है अग्नि कम होती है। सूर्य का बलाबल क्षीण होने लगता है धीरे धीरे क्रमशः, और चंद्रमा की शक्ति जो है बढ़ने लगती है, चंद्रबली हो जाता है। अब चंद्रमा जो है कफ का द्योतक है और सूर्य अग्नि का द्योतक है, तो बाह्य बल जब क्षीण होता है तो हमारी जठराग्नि दीप्त हो जाती है। तो सबसे बड़ा इस ऋतु का फल ये होता है कि हम जो कुछ भी आहार में ग्रहण करते हैं उसकी पाचन क्रिया पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, और इससे जो है हमारी बहुत बड़ी क्रियाएं
जो रसादिक क्रियाएं जो सप्त धातुओं की होती हैं उसके पोषण होने का सबसे बड़ा अवसर हमें प्राप्त होता है। हम इसमें देखते हैं कि जो चीज़ भी आहार में हम ग्रहण करते हैं वह बहुत ही अच्छे ढंग से इसका पाचन होता है और उसकी ब्रेकिंग होती है, तो हमें ऊर्जा भी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है उसी आहार से, जो आहार हम पहले करते थे। अब ऋतुओं के अनुसार जो है प्रकृति भी हमें ऐसी चीज़ें देती हैं जो हमें स्वस्थ बनाती हैं। इस ऋतु में यदि हमारा स्वास्थ्य नहीं बनता है तो हम किसी भी ऋतु में अपने स्वास्थ्य को नहीं बना सकते हैं, ये निश्चय है। आयुर्वेद में 3 बातों का ध्यान रखा गया है, आहार, निद्रा एवं मल की क्रिया। ये तीनों क्रियाएं हमारी जो है इस ऋतु में बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न होती हैं। इसके लिए आप देखिए प्रकृति ने एक से एक ऐसे द्रव्य शुरू से ही देने प्रारंभ कर देते हैं जिसको जो है आप खा करके अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं। प्राकृतिक रूप से भी इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है, लेकिन थोड़े से परिवर्तन में यदि जो है हम उसका प्रिकॉशन, सावधानी न बरतें तो हमें कफ की वृद्धि हमारे शरीर में देखी जाती है। शरीर में वायु, पित्त, कफ तीनों का होना भी जरूरी है, लेकिन ये तीनों साम्यावस्था में होने चाहिए। अगर असाम्य अवस्था में यदि इसकी कमी होती है तो भी रोग की सृष्टि होती है, अधिकायक होती है तो भी रोग की सृष्टि होती है। अतः हमें इसको साम्यावस्था में रखने के लिए प्राकृतिक आहार अवश्य सेवन करना चाहिए। प्रकृति हमें दे रही है इस ऋतु में, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या दे रही है, खट्टी चीजों को जो है, कमरख हुआ, ये आंवला हुआ, इसी ऋतु में आते हैं। आप देखिए कि ये विटामिन सी के स्रोत हैं। जब कफ की शरीर में वृद्धि होती है तो देखने में आता है कि 2 तरह के रोग, कफ का स्थान हमारे शरीर में जठर से ऊपर का जो है स्थान कफ का है, तो ये सारी व्याधियां कफज जो होती हैं ये सारे ऊपर के भाग में होती हैं। इसमें हमारी फुसफुस नलिका से लेकर के गला और आँख, कान और सिर, ये सारे प्रभावित होते हैं, जो कफ के भाग होते हैं। तो इसमें आपको जो है ये कफ समन की क्रिया जो है आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी मूल चीज है कि जो शीत ऋतु, सर्दी की ऋतु है, वह मूल रूप से शिशिर ऋतु के नाम से जानी जाती है। तो अब ये शिशिर ऋतु से पहले की जो तैयारी है, प्रकृति आपको तैयारी के रूप में दे रही है। पीपली दे रही है, हर चीज देखिए, अदरक दे रही है, हल्दी दे रही है, सभी क्रॉप के रूप में आपको अब प्राप्त होंगे, जो आपको एक से एक जो है लाभ पहुंचाएंगे। और ये कफ समक हैं, कफ समन करती हैं। हल्दी की पैदावार अभी ही होती है, क्रॉप होती है। तो प्रकृति जानती है कि हमारे धरती के ऊपर जो हैं इनके लिए हमें क्या करना है, नहीं करना है। अतः इसको जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा और प्रकृति के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। वैद्य राधेश्याम श्रीवास्तव जी ने इस सर्दी की ऋतु के कैसे रखना चाहिए, इसमें क्या फायदे हो सकते हैं, इन सब दोनों के बारे में अच्छे ढंग से बताया उन्होंने कहा कि देखिए शरदोत्सव, बसंतोत्सव, इनके बीच का जो मौसम होता है वो है सर्दी ऋतु, सर्दी के बाद। और इसमें जेठाग्नि आहार से ऊर्जा प्राप्त होती है। स्वास्थ्य बनाने का, स्वस्थ रहने का सबसे उत्तम मौसम ये है। इसमें आपका स्वास्थ्य चाहे बनाइए, अच्छा मौसम मिलेगा, खाने पीने की सुविधा मिलेगी, बशर्ते कि आप उसको ढंग से खाएं, सिर्फ चबा के नहीं, बल्कि क्या चीज़ खानी चाहिए जिससे आपका शरीर ठीक रहे, उसका सबसे ज़्यादा आपको अवसर मिलता है इसी सर्दी के टाइम में। उन्होंने कहा कि सर्दी में वो चीज़ें भी मिलती हैं हमको, क्रॉप से भी मिलती हैं, जैसे हल्दी आपको मिलेगी। तो प्रकृति भी जानती है सर्दी में क्या चीज़ खाने से आपका शरीर ठीक हो सकता है, शरीर बलवान रह सकता है आपका। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, आहार, निद्रा, मतलब इनकी क्रियाएं सबकी अच्छी रहती हैं। इसलिए सर्दी एक अच्छा मौसम है, एक अच्छा अवसर है आपको शरीर को बनाने का। लेकिन बशर्ते कि इसको आप ठीक से सेवन करें, अति मत न करें और सर्दी का देखभाल रखें, अपने को लापरवाही मत नहीं करें। ये राधेश्याम जी श्रीवास्तव का कहना है। इस प्रकार हमने एक शिशु रोग विशेषज्ञ से बात की, आयुर्वेदाचार्य से बात की, हमारे 2 और प्रतिभागी हैं, जिसमें एक एरोमा थेरापिस्ट हैं, एक होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। अभी समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन।
ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा करें सर्दी में देखभाल, और अभी ब्रेक में जाने के पहले वैद्य राधेश्याम जी श्रीवास्तव और उनके पहले डॉक्टर महावीर दारुका ने सर्दी में कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, क्या चीज़ से परहेज करना चाहिए, क्या चीज़ का सेवन करना चाहिए, इसके बारे में बड़े अच्छी बातें उन्होंने बताई, स्पष्ट रूप से बताया उन्होंने। आइए बात करते हैं डॉक्टर अशोक बासोतिया से, जिनके बारे में मैंने कहा ये एरोमा थेरापिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। पहले तो हमें ये बताइए, हालांकि आप इसके पहले भी कई बार आए हैं और बड़े अच्छी ढंग से आपने बातें रखी हैं, ये एरोमा थेरापिस्ट क्या चीज़ है? ये हम अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। ये क्या चीज़, इसका क्या मतलब क्या चीज़ है, ये क्या बाकी जो हमारी विधियाँ उनसे कैसे अलग है, इसका संक्षेप में हमको जानकारी दीजिए। एरोमाथेरेपी देखिए, ऐसे तो एक प्राकृतिक चिकित्सा है और आयुर्वेदिक की तरह ही है ये। इसका जो मेथड है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक गाछ, जितने भी प्लांट हैं, सब में एक औषधि गुण होते हैं उसमें। तो वो औषधि गुण जो पूरे प्लांट में नहीं होते हैं, कुछ खास पार्ट्स में होते हैं। सब पूरे प्लांट में, किसी में फल में है, किसी में बीज में है, किसी में फूल में है। जैसे मान लीजिए तुलसी है, तुलसी में पत्ते में है। तो ये कोई भी प्लांट का जो औषधि गुण है जिस प्लांट में, तो वो गुण जो है एक पार्टिकुलर, एक खास एक तरह का केमिकल है उसमें, विशेष केमिकल, जिससे अपने को मिलता है, जो कि बहुत कम मात्रा में होता है। तो वो जो केमिकल होता है उसको हम लोग एरोमाथेरेपी में बोलते हैं इसेंशियल ऑयल्स। तो इसेंशियल ऑयल जो है वो एक तरह की मेडिसिन है। वो उसी से उस प्लांट की जो औषधि गुण है वो डिसाइड होती है कि ये क्या काम आएगा। तो ये इसेंशियल ऑयल होते हैं यहाँ पर। जैसे आयुर्वेद में क्या करते हैं कि पूरे प्लांट को लेके ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको काढ़ा बनाओ, चाहे उसको में से ये करो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वो जो पार्टिकुलर जो पार्ट्स है जहाँ पे ये केमिकल मिलता है, उसको पहले डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा पहले निकाल लिया जाता है अलग से। यानी कि उसका जो मेन गुण था वो हमने निकाल लिया, बाकी प्लांट हमारे काम का नहीं है। तो उसका जो मेन जो केमिकल जो निकाला हमने, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो इसको फिर हम लोग अपने कोई भी चीज़ में मिलाना हो, करना हो, खाना हो, कोई प्रॉब्लम मिलाना हो, तो ये अगर उसको मिला दिया जाए वहाँ पर, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी, प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करके उसको मिला देते हैं। आयुर्वेद में पूरा प्लांट लेते हैं एक साथ, उसमें निकालते नहीं है। यहाँ पे हम लोग पहले निकाल लेते हैं उसको, इतना ही फर्क है। तो वो निकाल के एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। वो अगर 2-3 ड्रॉप किसी भी प्रोडक्ट में आप डालेंगे तो उसका जो गुण है वो उसमें आ जाता है उस प्रोडक्ट में। फिर तो ट्रीटमेंट होता है हर चीज़ का। इसको सर्दी में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, इस्तेमाल करने का तो बहुत से तरह की चीज़ें हैं। आप उसको पानी में डाल के ले सकते हैं, आप कोई एलोवेरा जैसे जेल है उसके साथ ले सकते हैं, या फिर कोई भी प्राकृतिक तेल है। हम लोग यहाँ मेन होता है कि यहाँ प्राकृतिक जो भी यूज़ करते हैं सब प्राकृतिक चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे अगर तेल आप यूज़ कर रहे हैं तो मिनरल ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। बहुत से आप देखें बाजार में मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं, सादा तेल, वो काम कर लीजिए। हम जो भी यूज़ करते हैं अनप्रोसेस्ड फॉर्म में, जिसमें प्रोसेस नहीं, कच्चे फॉर्म में, जिसको जैसे मान लीजिए ऑलिव ऑयल है, आलमंड है, तिल का तेल है, लिनसीड ऑयल है, वीट जर्म ऑयल, ये सब सारे ऑयल अपने आप में एक मेडिसिन है। इनके साथ में फिर हमारा इसेंशियल ऑयल जो आप मिलाते हैं तो ये एक मेडिसिन बन जाती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे अगर आपके रोमेटिक आर्थराइटिस के अगर पेन है कहीं बॉडी में, कमर का पेन है, जॉइंट मसल पेन वगैरह है, तो इस तरह का कोई पेन है तो सिंपल है। जैसे अगर हम एक तिल का तेल, उसमें कैस्टर ऑयल, उसमें लिनसीड ऑयल वगैरह से मिला देते हैं, ऑलिव ऑयल से मिला दें, और उसके साथ में कुछ हमारे जो इसेंशियल ऑयल है, इसेंशियल ऑयल एक्चुअली है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो ये अगर इसमें मिला दिया जाए, जैसे विंटर ग्रीन जिसको हम लोग गुलथेरिया ऑयल बोलते हैं हिंदी में, उसके बाद नीलगिरी का तेल हम लोग बोलते हैं, कैम्फर का तेल है, लेमन ग्रास है, ये सब अगर आप उसमें मिला देते हैं तो वो एक रोमेटिक आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, मसल पेन की एक बहुत अच्छी मेडिसिन बन जाती है। तो इसी तरह से जितने भी रोग हैं सबकी मेडिसिन हम यहाँ बना सकते हैं, कोई भी तरह की। तो ये आप खाने काम भी जाता है, लेकिन खाने के लिए जनरली हम लोग एरोमाथेरेपी में नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऑयल बहुत पावरफुल होता है यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसके जितना भी यूज है सारा एक्सटर्नल यूज है यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो उसको करते हैं। अब यहाँ पे अपनी जो सब्जेक्ट है, सर्दी का तो सब्जेक्ट है, तो सर्दी तो बहुत ही प्लेजेंट एक
मौसम है एंजॉय करते हैं, साल भर हम लोग वेट खुमानी करते हैं। हाँ, खुमानी मौसम है, वेट करते हैं लोग। पिकनिक शुरू हो गई भी, आप देखिए जगह जगह पिकनिक शुरू हो गई, जगह जगह लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है। अगर प्रॉब्लम को अगर केयर किया जाए, थोड़ा सा देखभाल करके करिए, थोड़ी सी प्रिकॉशन रखा जाए अगर, तो उसको प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ भी सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कुछ साइंटिफिक चीज़ें यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करूँगा। इसमें आप जानते हैं कि जो सर्दी का मौसम है, क्योंकि इसमें ठंड जो है, बाहर में बहुत ज़्यादा ठंड है और बॉडी का जो टेम्परेचर 30 डिग्री जो प्राय मानते हैं उससे ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जो परिवेश हमारा एनवायरनमेंट है इसको बॉडी का इसको टानता है, खींच लेता है, तो हमारी बॉडी ठंड हो जाती है। तो हमारे बॉडी चलाने के लिए जो ये है जो चाहिए अपने को वो कम हो जाता है। उसको बचाने के लिए क्या होता है कि हमारी जो सिराएँ हैं, धमनियाँ हैं, नर्व आर्टरी वगैरह जो वेन वगैरह है वो सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। तो इसको हम लोग साइंस से बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव फंक्शन। कॉन्स्ट्रिक्टिव माने सिकुड़ना। तो जो अगर ब्लड की ट्यूब है, आप एक सिंपल रूप में सोच के देखिए कि अगर ब्लड की जो ट्यूब है वो छोटी हो जाए तो क्या होगा, उसमें जो ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है इस सीजन में वो काफ़ी बढ़ जाता है, और ये ब्लड प्रेशर डायरेक्ट इफेक्ट करता है आपके हार्ट पर और ब्रेन पर। तो इसीलिए यही कारण है कि इस सीजन में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की जो संभावना है या ब्रेन स्ट्रोक की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा आती है। और क्योंकि ब्लड कम हो गया उस पार्टिकुलर जगह में, तो आपकी जो ये स्वेट ग्लैंड्स वगैरह है आपका, ये भी इस समय जो है काफ़ी स्लो हो जाता है। यानी आपको पसीना वगैरह कम आता है, जो आप ऑयल है नेचुरली कम हो जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि ड्राइनेस। तो बॉडी का अगर स्किन अगर खूब ड्राई हो जाए, आपकी सिकुड़ जाए, ड्राई हो जाए, तो इसका एक पीएच होता है जो साइंस में हम लोग बोलते हैं पीएच। तो पीएच बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, मान लीजिए ज़्यादा इसका पीएच बढ़ जाता है, यानी कि ये अल्कलाइन बन जाती है। और अल्कलाइन जहाँ होगी वहाँ पे आप जानते हैं कि स्किन जो है काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है इस समय। तो सेंसिटिव होने से क्या होगा प्रॉब्लम की, एक तो इन्फेक्शन हो जाएगा इस समय स्किन के ऊपर में, एलर्जी की इन्फेक्शन वगैरह कई तरह की प्रॉब्लम आएगी स्किन के ऊपर में। खाज खुजली, जैसे इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन, ये सब इस सारी प्रॉब्लम आती है स्किन में। तो इस समय और दूसरा जो इफेक्ट करता है इस समय, दूसरी जो ऑर्गन है वो है अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है अपना, सांस नलियाँ जो है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है इस समय, जिसमें कि आपकी सांस लेने में जो कष्ट होना, क्योंकि वहाँ भी सिकुड़ जाती है ना, तो आपकी सांस लेने में कष्ट होने लग जाता है। फिर इन्फ्लुएंजा वायरस है या आपका कोरोना वायरस है, इस तरह की जो वायरस है बहुत सी, जो सांस नली में जो रहता है, नसल कैविटीज है, यहाँ ये एक्टिव हो जाते हैं इस समय। तो इनको भी इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो कोल्ड का, खांसी, इस तरह की जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इस सीजन में अपने बढ़ जाती है। तो इनका सबका जो इलाज है वो अपने को करना जरूरी है, इनको अगर हम ठीक से कर सके। दूसरा है कि हीट, ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हीट जो है अगर अपने हीट रखे, हीट का मतलब यहाँ खाली हम एक्सटर्नल नहीं बोल रहे हैं आपको कि बाहर में हीट आपने कर दिया, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि भाई आप रूम हीटर लगाइए कीजिए, वो एक है। लेकिन अंदर से भी अपने को बॉडी को भी हीट रखना है अंदर से। तो अंदर से हीट रखने के लिए हमारे कुछ एरोमाथेरेपी में ऑयल्स है, जो ऑयल्स अगर आप लेते हैं तो अंदर से जो आपकी जो हीट है वो बॉडी का जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कुछ ऑयल हम आपको, जैसे नीलगिरी हमने बताया है, सिनामोन ऑयल, दालचीनी का जो ऑयल है ये हम लोग ले सकते हैं इस समय। कैम्फर ऑयल है, थाइम जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑरिगेनो, थाइम, अजवान का तेल है, रोजमेरी ऑयल है, इस तरह के बहुत से ऑयल हैं जो ऑयल हम यूज कर सकते हैं बॉडी को अंदर से गर्म करने के लिए। और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे हमने आपने कहा कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह जो हो जाता है या कोल्ड का फांसी जाता है, उसके लिए हम डेली जो है इनहेल कर सकते हैं उसको, स्टीम इनहेलेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, स्टीम इनहेल कर सकते हैं। पानी में सिंपल जो पानी है उसमें डाल के कुछ 4-5 ड्रॉप डालें इसकी, ये जो ऑयल हमने बताया अभी, तो इसको अगर हम इनहेल करें रोज, तो यहाँ पे जितने भी बैठे वायरस है ये मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो अपने को इन्फेक्शन से ये क्योर करता है, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो आपकी जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी हम ऐसा लें कि जो अंदर से आपको गर्म करे, खाना पीना अंदर से आपको उसकी जो तासीर हो ठंडी नहीं हो। तो बहुत से ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो आप ले सकते हैं इस समय, जैसे आपकी वालनट वगैरह है, काजू है, इस तरह की चीज़ें हैं ये आप ले सकते हैं, आलमंड है, काजू है, ये सब आप ले सकते हैं। तो
ये आप ले सकते हैं काफ़ी, इससे आपको काफ़ी मिलेगा, आराम मिलेगा, बॉडी गर्म रहेगी। और ऑयल वगैरह जिससे है, तिल का तेल इस समय नहीं, खाने के लिए नहीं यूज करेंगे हम लोग। बाकी आटे में जैसे रागी है, बाजरा है, ज्वार है, इस तरह की जो चीज़ें आप लेते हैं खाने पीने में, तो ये भी बॉडी को जो है अंदर से गर्म रखता है। तो इस तरह से बॉडी को आपको अंदर से भी गर्म रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्किन का आपने बताया आपको कि स्किन में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, इरिटेशन वगैरह होता है, क्योंकि ड्राइनेस हो जाता है। तो स्किन की ड्राइनेस के लिए भी हम बाहर से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप ऑयल लगा सकते हैं। इसके अलावा सिंपल आजकल एलोवेरा बहुत पॉपुलर है अभी इस समय, तो एलोवेरा भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा में हाइड्रेशन होता है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको हाइड्रेटिंग कुछ लगाना है, हाइड्रेटिंग जेल भी हो सकती है, कृत्रिम भी आप बना सकते हैं, कोई क्रीम हो सकती है, लेकिन हम प्राकृतिक आपको अगर यूज करने के बोलें तो आप सिंपल जो है इसमें एलोवेरा जेल वगैरह है, आप पल्प उसका लेके वो भी आप स्किन पर लगा सकते हैं। फिर ऑयल में बहुत सा ऑयल वगैरह है, जैसे ऑलिव ऑयल सिंपल है, सब जगह अवेलेबल है, वो आप आराम से लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ हम आपको ये भी बोलेंगे कि इसमें कुछ ऑयल, हमारा जो इसेंशियल ऑयल है, ये आप मिला दें अगर, तो ये पूरी मेडिसिन बन जाती है, ताकि ऊपर में जो इरिटेशन वगैरह है वो नहीं जाओ। तो सबसे सिंपल ऑयल आपको अगर बताएं तो कैम्फर है। कैम्फर ऑयल अगर आपके पास में नहीं है तो आप घर में जो कैम्फर आपके पास में डला होता है, धागा करना, वो आप अपने ऑयल में, कोई भी ऑयल में, ऑलिव हो चाहे तेल का हो चाहे कोई भी हो, उसमें आप थोड़ा सा मिला के लगाएं अगर, तो आप स्किन में इन्फेक्शन से भी आप बचेंगे, स्किन में आपका इरिटेशन वगैरह भी नहीं होगा, कोई एलर्जी कोई अगर होता हो वो भी नहीं होगा, ये सब चीज़ें जो आपको नहीं होगी। एक चीज़ है कि जो परिवेश है इस समय क्या है कि आप भी जब बाहर जाते हैं कहीं पे, क्योंकि कोल्ड कफ काफ़ी इन्फेक्शन ये काफ़ी कॉमन है, लोगों को छींक आ रही है, लोगों को इन्फेक्शन प्राय लोगों को आप देखेंगे इस समय मिलेगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बचाव करना अपना खुद का भी, उसके लिए हम आपको सजेशन सिंपल देते हैं कि आप एक मास्क पहन के जाइए इस समय आप, क्योंकि इस समय सब पिकनिक मना लोग जाते हैं, प्राय बाहर जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, बस में, ट्राम में, ट्रेन में जा रहे हैं, तो हम लोग सभी समय घूमते हैं, आउटडोर में ज़्यादा रहते हैं इस समय। तो इसलिए आपको सिंपल एक एडवाइस है कि इसमें आप एक सब समय एक मास्क लगा के जाइए, ताकि 80% लोगों को आप देखेंगे कि उनको छींक आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है उनको, तो उससे आप थोड़ा सा बच के रहें, और थोड़ा सा भीड़ से थोड़ा बच के दूर रहें आप भी। और दूसरा हाइजीनिक जो है, आप जब भी बाहर से आएँ तो अपना, जैसे कोरोना में हम लोग करते थे, हाथ धोते थे, अपने हैंड वॉश करते थे, तो ये सब आप उस समय अगर कंटिन्यू रखें, थोड़ा सा अपने को बचाएं, तो आप भी इन्फेक्शन से वगैरह से थोड़ा सा दूर रहेंगे। और खाने पीने में जैसे बताया कि अंदर से जो इन्फेक्शन आ रहा है आपको, उसके लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो नेचुरल है, जैसे बैजी ने बताया अभी कि विटामिन, आप जानते हैं विटामिन ए और डी जो है वो, विटामिन सी खासकर जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है। अपनी जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम है जो है इस समय काफ़ी वीक हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना है तो उसके लिए सिट्रस फ्रूट जितना भी, खट्टे वगैरह फ्रूट जितने भी इस समय जो आ रहा है, मौसम्बी है, कमला नींबू है, आंवला है, इस तरह की जो भी कॉमन जो अभी अवेलेबल है सीजनल, ये अगर आप कंटिन्यू लेते रहे यहाँ पर, तो विटामिन सी जो है वो आपको बॉडी से मिलता रहेगा। और फिर जो हमने बताया अभी काजू किशमिश वगैरह है, किशमिश भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ले सकते हैं खाने के समय। और ज्वार बाजरा जो बताया आपको, ये सब आप ले सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट आपको इस समय काफ़ी चाहिए। ऐसे विटामिन सी की टैबलेट भी आती है, वो भी आती है, लेकिन हम आपको नेचुरली बोलेंगे, आप नेचुरल लीजिए इस समय वगैरह। और जो गर्म चीज़ें हैं जैसे सूप, इस समय आप सूप ले सकते हैं रेगुलर, सूप वगैरह है, या जो इन्फेक्शन से बचने के लिए, अंदर का इन्फेक्शन से बचने के लिए रूट्स वाली जो फल है, रूट्स में जैसे आप कैरोट है, कैरोट, गाजर, कैरोट आप ले सकते हैं, बीट रूट ले सकते हैं, अदरक है, अदरक भी आप जानते हैं रूट्स वगैरह है, ये आप अपना कोई प्रोडक्ट में डाल सकते हैं खाने पीने में, या इसका आप काढ़ा भी ले सकते हैं सिंपल सा। इस तरह की जो चीज़ें आप अगर इसकी जो चाय बना के आप ले सकते हैं सिंपल, कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी या जो भी है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह की जो आप अगर रेगुलर लेते रहेंगे तो आपको बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरफ से आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे ढंग से एक पूरा पेरोमा क्या चीज़ होती है, कैसे, मैं समझता हूँ इसका बहुत लोग सेवन करते हैं, लेकिन इसके बहुत पॉपुलर नहीं नाम नहीं है,
इन करते हो तेल वाला है जो आपने एडिबल ऑयल बताए, तासीर को गर्म रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। आम आदमी जो थोड़ा समझदार है उसके पूरा उपयोग करता है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी लोगों को है नहीं। उनका कोल्ड में इन्फेक्शन में मास्क लगाने के जैसे 2-3 बातें कही उन्होंने, क्योंकि पिकनिक में जाते हैं थोड़ा ये करिए, लोगों का नहीं आया उसके अंदर में। और इसको हमारा सिस्टम जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए। इसमें कमला नींबू और सीजनल फ्रूट्स वगैरह हैं, गाजर का बीज है, अदरक है, इस सब का सेवन करना चाहिए। और उन्होंने बताया जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता तेल, उन तेलों का कैसे उपयोग होता है उनके बारे में बताया। वो मैं दोहराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से बताया। कोई चाहे तो इनसे सलाह ले सकता है। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत वाइड स्प्रेड चीज़ है। ये प्रकृति से आती है, तो इसको बहुत उपयोगी चीज़ है, बशर्ते कि आप उसको ठीक से समझ जाएं उसको। तो बहुत धन्यवाद आपका अशोक बसु जी। आइए हम अब डॉक्टर तापसी बसु से बात करते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था कि होम्योपैथी भी एक बहुत ही प्रचलित औषधि है और है। कई लोगों का बड़ा विश्वास रहता है होम्योपैथी पर, कि कुछ लोगों को ये धारणा भी है कि होम्योपैथी का फल मिलता है लेकिन बहुत समय लगता है, बहुत देर से मिलता है, इसलिए लोग एलोपैथी की तरफ ज़्यादा करते हैं कि इससे ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है। मैं समझता हूँ डॉक्टर तापसी बसु आप ये भी बताइए कि होम्योपैथी क्या वेट करना पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है, एलोपैथी में त्वरित इलाज होता है, एक तो ये गलतफहमी है। और होम्योपैथी सर्दी में कैसे, खासकर जो बच्चों को और जो बुजुर्ग लोगों को होम्योपैथी का क्या इस्तेमाल करके हम सर्दी के बीमारियों से बचा सकें, इसके बारे में डॉक्टर तापसी बसु आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद। विंटर आते ही शुरू हो जाता है, जो उम्रदर है और छोटा बच्चा है, सर्दी जुकाम, गला दुखना, नाक से पानी आना, जो एज़मा का प्रॉब्लम होता है, COPD जो पेशेंट है उन लोगों को सांस का बीमारी ज़्यादा हो जाता है इस टाइम। और साथ साथ में एलर्जी, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस इस टाइम जो प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, उसके चलते आपका कोल्ड एलर्जी, जो आपका डस्ट एलर्जी, ये सब पकड़ लेता है ज़्यादा देर। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कम है, जैसे रेजिस्टेंस पावर कम है, बहुत दिन से कोई ना कोई बड़ा बीमारी में किसी का तबीयत खराब चल रहा है, तो उनको ज़्यादा देर होने का चांसेस रहता है। और जैसे स्किन ड्राई हो जाना, ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर हड्डी का प्रॉब्लम इस टाइम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 40 एज हो जाने से ही और जेंट्स लेडीज़ दोनों जन को ही ये जो प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। क्योंकि कभी कभी इसीलिए विटामिन डी, कैल्शियम और B12 साथ में लेना चाहिए, फॉलिक एसिड वगैरह लेना चाहिए, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी होने से आपका सांस का प्रॉब्लम या आपका कोई भी प्रॉब्लम तुरंत आ सकता है। तो इसीलिए विटामिन C इस टाइम ज़्यादा होता है, और इसमें साइट्रस फूड में ज़्यादा विटामिन C मिलता है, जैसे ऑरेंज और आंवला है। आंवला को, सूखा आंवला पानी में भिगा के उस पानी लेने से आपका जो सांस नाली जो सिंक कर जाता है उसमें हेल्प मिलता है। साथ में तुलसी पत्ता, बासुक पत्ता, जष्टी मधु, बौज, कबाब चीनी, लौंग, ये सब मिला के एक बॉईल करके उसका अगर 2-4 चम्मच कोई लेता है तो कफ सिरप का काम करेगा। उसमें सांस का जो प्रॉब्लम आता है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। और साथ साथ में थोड़ा सा योगा करना चाहिए। योगासन में क्या है, सर्वांगासन, शशंगासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, ये सब करने से सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोन्स का, जो कोई किसी का हार्मोन्स जैसे को बहुत दिन से थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसको डिसबैलेंस होता है, तो ये योगा करने से ये प्रॉब्लम काफ़ी ठीक हो जाता है। और प्राणायाम भी इस टाइम करना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। मेडिटेशन करने से
बहुत हेल्प मिलता है। जैसे कोई किसी का रात को 6 आवर्स जो लेना है, 6 to 8 आवर्स नींद होना चाहिए, काम के चलते नहीं होता है, तो मेडिटेशन अगर करता है तो उसमें हेल्प मिलता है। जिसका एज 40 है उसको 40 मिनट्स अगर मेडिटेशन होता है तो 40 मिनट्स अगर घड़ी देख के कोई मेडिटेशन करता है, उसका 6 आवर्स का जो नींद है वो पूरा हो जाता है। मेडिटेशन का इतना फ़ायदा है। मेडिटेशन करने से हम लोगों को जो दिमाग है, जो ब्रेन है, शरीर बहुत शांत रहता है, क्योंकि शरीर और माइंड अगर ठीक रहता है, मन अगर सुस्त, हमेशा कोई कोई के कारण से जैसे कोई टायर्डनेस बहुत इजीली आ जाता है, तो उसको खाना पीना बहुत ज़्यादा करता है लेकिन उसके बावजूद भी आता है, तो उसको शुगर, थायराइड या कैल्शियम का थोड़ा सा चेकअप करना चाहिए, उसके चलते भी होता है। 6 to 8 आवर्स नींद होना चाहिए, और रात को अगर नहीं होता है तो सुबह में आपका पावर नैप लेना चाहिए, क्योंकि कोई कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा देर काम करता है तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। कंप्यूटर का काम अभी बहुत ज़्यादा ही हो गया, तो नॉन स्टॉप कंप्यूटर का काम नहीं करना है। 30 मिनट्स करने के बाद थोड़ा सा चलना फिरना, उसके बाद फिर से करना, क्योंकि नेक एक्सरसाइज बीच बीच में करना चाहिए। जो एजेड लोग होता है उसको कमर पे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेवी वेट नहीं उठाना चाहिए। अगर घुटना में प्रॉब्लम होता है तो अपना बॉडी वेट को ठीक रखना चाहिए। बॉडी वेट ज़्यादा हो जाने से घुटना का दर्द ज़्यादा हो जाता है। और बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये जो है बैलेंस डाइट। इसमें फैट का जो है 10% और 20 to 25% प्रोटीन लेना चाहिए और 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट। एवरीडे हम लोगों का जो खाना पीने का जो रूटीन होता है उसमें जैसे ब्रेकफास्ट में आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। साथ में अगर दूध लेना ठीक रहेगा। अगर कोई फ्रूट्स लेता है, फ्रूट्स का लेने का जो टाइमिंग है 10 to 11, मतलब ब्रेकफास्ट के साथ में कोई ले सकता है। अगर वो नहीं ले तो मतलब सुबह और दोपहर के बीच में एक फ्रूट्स लेना चाहिए। तो कोई दूध लेता है तो फ्रूट्स उस टाइम नहीं लेना। जैसे लंच में आपका भात, दाल, सब्जी, सैलड और दही, जिसका शुगर नहीं है तो उसको मीठा दही चलेगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम का आपका कोई डेफिशिएंसी है उसमें आपको मिल जाएगा। और शाम होते ही एक ग्रीन टी हो तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल टी जो है वो उसके साथ मुरही चूरा लेना चाहिए। और रात को जैसे दाल, रोटी और सब्जी लेना है और 1 घंटा बाद सोना चाहिए। और साथ में आपको लेना है जैसे 1 कप, 1 ग्लास हो तो ठीक है, नहीं तो 1 कप दूध हमेशा लेना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आपका पानी 8 से लेके 10 ग्लास तक पानी लेना है। उस पानी में जैसे दाल का भी इंक्लूडिंग हो जाता है, दूध लेता है तो दूध, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स भी इसमें इंक्लूडिंग है। क्योंकि जो किडनी पेशेंट है उसके लिए 8 से 10 ग्लास पानी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि रिटेंशन ऑफ यूरिन होने के चलते उसको 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी लेना है। तो पानी का सेवन 8 से 10 ग्लास होना चाहिए, ये करना। और साथ साथ में जैसे मॉर्निंग वॉक इस टाइम नहीं करना है, जिसको बहुत जल्दी ठंड लग जाता है उसको इवनिंग वॉक करने से ठीक रहेगा। 30 मिनट्स को ही वॉक करे तो ठीक रहेगा। और जैसे थोड़ा सा मन को ठीक रखने के लिए घुमाई तो एक मतलब एक चेंज में जाना है। और साथ में स्टोरी बुक्स पढ़ना, जिसके साथ मन मिलता है उसके साथ थोड़ा बहुत बात करना, ऐसे करके अगर कोई चले तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और उसके बावजूद भी कोई किसी का प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए मेडिसिन है होम्योपैथी में। होम्योपैथी बहुत स्लोली काम करता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आज की होम्योपैथी और सैमुअल हैनीमैन का होम्योपैथी में बहुत अंतर है। उनका थ्योरी जो था 1 डोज 1 मेडिसिन, लेकिन आज के डॉक्टर का जो है मोर डोज मोर मेडिसिन, क्योंकि प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा ही फैलते जा रहा है। कोई किसी का नींद का प्रॉब्लम है, जैसे इंडाइजेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा ही रहता है। और इंडाइजेशन होने से गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन और नींद प्रॉपरली नहीं होना, इंसोमनिया जो होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उसके लिए कॉफ़ी या जो मेडिसिन है हम लोगों को
और एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसके लिए पैसिवफ्लोरा मदर बहुत अच्छा काम देता है। जैसे कोई किसी का रात को सोते टाइम नाक जाम हो जाता है तो सैम्बुकस नाइग्रा जो है, सैम्बुकस नाइग्रा 30 अगर कोई लेता है तो उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। ऑक्सीजन अगर कोई किसी का सैचुरेटेड करता है तो उसमें एस्पिडोस्पर्मा जो मेडिसिन है बहुत अच्छा काम देता है। बालों का समस्या बहुत ज़्यादा ही होते जा रहा है तो इस टाइम आपका जेवरंडी ऑयल बहुत अच्छा मैसेज करना चाहिए, क्योंकि अभी फैशन ही बन गया जैसे कोई ऑयल नहीं लगाता है। ऑयल नहीं लगाने से तो रूट तो मतलब ऐसे ही करके हो जाएगा और उसके अंदर में जो टिश्यू जो डेड हो जाता है वो भी ठीक नहीं होता है। इसीलिए कम से कम हफ्ता में एक दिन आपका कोकोनट ऑयल हो या जेवरंडी ऑयल हो, जिसको प्रॉब्लम है उसको जेवरंडी होम्योपैथी में ऑयल बहुत अच्छा काम देता है, वो ऑयल मसाज जरूर करना चाहिए, उससे बाल बहुत ठीक रहता है। और साथ में 5-4-6 लेने से आपका बालों का समस्या दूर होगा। और कैल्शियम का डेफिशिएंसी है तो कैलकेरियो 4-6 5-4-6 जैसे सब चीज के लिए है। फेरम फॉस है आयरन के डेफिशिएंसी के चलते जिसे का प्रॉब्लम आता है उसके लिए फेरम फॉस बहुत अच्छा काम करेगा। मैकफॉस 6 भी बहुत अच्छा काम देता है, लेकिन होम्योपैथी में बहुत स्लोली काम करता है, ये ठीक नहीं है। लेकिन 30 पावर लेना चाहिए, उसमें आपका सेफ साइड रहता है। और कोई अगर जैसे 2 दिन लेने के बाद ठीक नहीं हो रहा है तो उसको जरूर नियर डॉक्टर को दिखाना है और फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बात है कोई पेटेंट मेडिसिन नहीं है। एक पेशेंट को देखने के बाद 10 अगर प्रॉब्लम को एक जगह में लेके सिम्टम लेने के बाद जो एक मेडिसिन फाइंड आउट करना पड़ता है, ये इसीलिए आपको नियर कोई होम्योपैथी फिजिशियन के साथ ही देखा करना चाहिए, उसमें आपको जरूर से जरूर आराम मिलेगा। डॉक्टर तापसी बसु ने होम्योपैथी के बारे में एक वाइड रेंज बताया। उन्होंने कहा कि खासकर जो 40 वर्ष से ऊपर हैं उनके लिए अच्छी कैसे सेवन करनी चाहिए उन्होंने बताया। योगासन के बारे में बताया, आसन करिए। थायराइड के जो तकलीफ होती है, जो या तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर फूल जाता है, उसके लिए भी उन्होंने बताया। कुछ लोग जो कंप्यूटर में काम करते हैं, दिन में उनकी गर्दन नीचे रहती है, उसको कैसे नेक को ठीक करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया। घुटने वगैरह के बारे में जो बीमारियाँ अक्सर होती हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया। पानी कितना पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए आदि कई जगह कई बातें उन्होंने बताई। किस बीमारी के लिए कितना सटीक इलाज हो सकता है उस कैटेगोरिकली डॉक्टर तापसी बसु ने बताया। इस प्रकार हमने अपने चारों प्रतिभागियों से डॉक्टर दारुका, वैद्य जी, श्रीवास्तव जी और अशोक बासोतिया साहब और डॉक्टर तापसी बसु से बात की। विभिन्न हुए हम इन्हीं से संबंधित हम कुछ अन्य और बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा करें सर्दी में देखभाल। हमारे चारों प्रतिभागी डॉक्टर दारुका, श्रीवास्तव जी, वैद्य जी, बासोतिया जी और तापसी बसु ने आपने बताया। इनसे 1-2 बिंदु पर बात करते हैं हम लोग फिर से। डॉक्टर दारुका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासकर जो बच्चों को और बच्चे अपनी देख कर सकें उसकी माएँ भी तो स्वस्थ रहनी चाहिए। ऐसी क्या चीज़ें जो बच्चों और माएँ दोनों पर लागू हो आपके इसमें एलोपैथी में? 1 मिनट में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो उसके लिए धूप का सेवन करना सबसे बढ़िया रहता है। और इसमें दूसरी चीज़ है कि खान पान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फ्रूट्स हैं वो सीजनल फ्रूट्स ज़रूर लेने चाहिए। और एलर्जिक जिससे वो ऐसा फूड जो है वो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा पिकनिक पर यदि जाना हो तो खान पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। खासकर आजकल फैशन हो गई है अल्कोहल लेने की, तो वो अल्कोहल नहीं लें, बिल्कुल नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा पानी पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।
पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि सर्दी में जाड़े के भी समय ज़्यादा में पीना चाहिए, सर्दियों में भी पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी नहीं पीने से डिहाइड्रेशन होने का डर रहता है। तो इसके लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्राणायाम करना ज़रूरी है, इसलिए कि जिससे कि वो आदमी स्वस्थ रह सके। वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस समय कम है, राधेश्याम जी से बात करें। राधेश्याम जी, ये आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद ये इसको पुरानी मेडिसिन क्यों बोलते हैं? आज के मॉडर्न टाइम में क्यों नहीं होता? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, ये उत्सुकता लोगों की जानने की। प्राचीन काल से ये जड़ी बूटियों का इतना प्रयोग रहा है और इसका महत्व हमारे आचार्यों के द्वारा इतना समझा गया है, जिसके द्वारा इसी के द्वारा हमारी प्रकृति चली है और मूल प्रकृति में हम वहीं पर खड़े हैं। वायु पित्त कफ जो चीज़ें आती हैं, जो त्रिदोष के नाम से कही गई हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी उन जड़ी बूटियों में उपलब्ध हैं। एक को कौन सा कम करेगा, कौन सा अधिक करेगा। जैसे हल्दी है, आज के युग में भी जो है ये दी बेस्ट स्टेरॉइड का काम करती है। जैसे एलोपैथिक में स्टेरॉइड काम करती है, उसी तरह हल्दी काम करती है। अब यहाँ पर लोग बदनाम कर देते हैं कि हल्दी के द्वारा जो दवाई हम बना करके देंगे वो उसमें आपको टेस्ट कराएगा तो स्टेरॉइड पॉजिटिव आएगा, तो लोग समझते हैं कि स्टेरॉइड दिया गया है। क्या आपके घर की दाल में स्टेरॉइड है? मुलेठी भी दी बेस्ट स्टेरॉइड है, वही कफ का सामन करती है। तो स्टेरॉइड में आज भी जो है कफ की चिकित्सा वहां पर स्टेरॉइड से की जाती है कि नहीं की जाती है? तो वही चीज है, हमको पुराना बोल दिया गया है और वहां उसको नवीनीकरण के रूप में लिया गया है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद में फिर हम बाकी अन्य प्रतिभागियों से बात करेंगे, इस छोटे से ब्रेक के बाद। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं सर्दी में देखभाल। अभी हमने अपने दो प्रतिभागियों के साथ, महावीर दारुका जी और वैद्य राधेश्याम जी के साथ बात की कुछ बिंदुओं पर। आइए हम बात करते हैं इनसे, हमारे डॉक्टर अशोक बसोते से। अशोक बसोते जी, ये जो आपका जो एरोमा थेरेपिस्ट है, इसमें रंग का क्या महत्व, रंग से कैसे संबंध है इसका? नहीं, एरोमा रंग से कोई मतलब नहीं है हमारे। रंग से कोई मतलब नहीं है, ओनली तेल से, अलग अलग तेल से मतलब है। हाँ, अलग ऑयल है, अलग अलग ऑयल अलग पर्पज। जैसे वैद्य ने कहा था कि वात पित्त कफ, हमारे यहाँ भी ऐसे ही है कि वात पित्त कफ की अलग अलग ऑयल यूज करते हैं हम लोग। किसी के ऊपर में कोई सूट कर सकता है, किसी के ऊपर नहीं कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक चीज़ जैसे इंटरेस्टिंग इन्हें बताया कि भाई आज पुराने बोलते हैं कि भाई हल्दी में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और उसमें स्टेरॉइड बताते हैं। लेकिन हमारी एरोमाथेरेपी वही चीज़ है। एरोमाथेरेपी में हम लोग क्या है कि जैसे एंटीसेप्टिक बोली, एंटीबायोटिक टाइप की जो ऑयल्स हैं, जिसमें अगर इसको हम हल्दी बोलते हैं, आप हल्दी लीजिए तो लोग नहीं लेंगे, लेकिन हम उसको नाम नया दे दें कि जैसे कुरकुमिन, उसमें एक्टिव पार्ट है कुरकुमिन। कुरकुमिन कैप्सूल मिलती है आजकल बाजार में, तो वही एरोमाथेरेपी में जो ऑयल यूज करते हैं हम, वो कुरकुमिन है, कुरकुमिन ऑयल आता है हमारा, तो हल्दी से निकाला हुआ है। तो इस तरह से वो चीज़ें वही है, पुरानी कुछ नहीं है, उसी मॉडर्नाइजेशन करके हमारे एरोमाथेरेपी में डाला गया है। उसका नया नया नाम देके, जैसे बहुत से मतलब नया नाम उसका क्लोव ऑयल में जैसे हम डालते हैं, क्लोव ऑयल का भी सब नया नया उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पार्ट है, जैसे कॉमरिन है, उसमें फेनोल्स है, कीटोन है, इस तरह के जो नाम है, उसके जो एक्टिव पार्ट है उसका नया नाम देके, जैसे बीटा, हम अगर बोलें कि गाजर खाइए तो लोग नहीं समझेंगे, बोले पुराना थ्योरी है, पुराने लोग है, उसको हम अगर बीटा कैरोटीन बोल दे आपको तो खाने का मन होता है। बीटा कैरोटीन, तो आप बोले बीटा कैरोटीन, पता नहीं कोई बहुत अच्छा बताया आपने अशोक जी। आइए डॉक्टर तापसी बसु से हम ये निवेदन करेंगे कि पूरी बातचीत की कैसे आप उपसंहार करेंगे, कैसे इसको समाप्त करेंगे, बहुत संक्षेप में तापसी जी। जितना भी आप मेडिसिन खाइए, जो भी कुछ करें, विंटर आए या कोई भी जो सीज़न चेंज होता है उसमें वायरल फीवर, सर्दी जुकाम आएगा ही, लेकिन अपना मन को खुशी रखना और हंसना चाहिए, क्योंकि लाफिंग थेरेपी अभी आ गया थेरेपी में। ऐसे बचपन में तो लाफिंग के लिए पापा मम्मी से डांट खाना भी पड़ा और पिटाई भी हुआ था, लेकिन आज के डेट में इसी का कमी सबसे ज़्यादा हो गया और इसी के चलते बीमारी हो रहा है। इसीलिए जो भी कुछ आए उसका एक प्रिकॉशन लेना चाहिए
और साथ में अपना आनंद को सामने रख के आनंद मनाना और अपना को स्वस्थ रखना। सर्दी में देखभाल इस आज के बहुत ही अत्यधिक सामयिक जो अभी सर्दी शुरू हुई है, हालांकि कलकत्ता में उतनी अधिक सर्दी नहीं पड़ती जितनी पश्चिम भारत में, राजस्थान, पंजाब में, फिर भी लेकिन कलकत्ता में जो भी सर्दी पड़ती है इसमें देखभाल रखनी चाहिए। किस प्रकार आप स्वस्थ रह सकते हैं, किस प्रकार आप सर्दी का आनंद भी ले सकते हैं, और सर्दी में जो स्वास्थ्य को ठीक रखने का जो गुर है, मंत्रणा है, उसके बारे में भी कई लोगों ने बताया, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर महावीर दारुका के, वैद्य राधेश्याम श्रीवास्तव जी के, डॉक्टर अशोक बासोतिया एवं डॉक्टर तापसी बसु के, जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण सामयिक विषय पर अपनी बातें कहीं। हमारे श्रोता और दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हो, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, response@taza.tv.com। हम अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।